हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। करंट अफेयर की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये देखो आरएस जो प्रीलिम्स का अभी यूआरओ की एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद आरएसपी का स्पेसिफिक बैच चलेगा पहल एकेडमी का, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आरएस प्री टेस्ट सीरीज और मैथ्स टेस्ट सीरीज है, वो भी स्टार्ट होने वाली है, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हुए उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो ये जो नीचे दिए गए नंबर है, आप इन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का अपना पहला सवाल क्या है? जल निकायों की पहली गणना हुई है। भारत का जो जल शक्ति संसाधन मंत्रालय है, उसने जल निकायों की पहली गणना की है। उसके अनुसार सबसे अधिक तालाब और जलाशय है वो निम्न में से किस राज्य में है? इस गणना के हिसाब से ये पूछा गया है। तो वो राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। जल संसाधन मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई है, जो पहली रिपोर्ट है जलीय निकायों से संबंधित, उसके अनुसार जल निकायों में जो सबसे अधिक तालाब और जलाशयों की बात की जाए तो वो सबसे अधिक कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। कुछ और डेटा है वो देखते हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो गणना हुई है किस मंत्रालय ने की है? तो ये जल शक्ति जो संसाधन मंत्रालय उसने इस गणना है उसको किया है। इस रिपोर्ट में ये बोला है कि पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तालाब और जलाशय है, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक है। ये सब जलीय निकाय है, तालाब, जलाशय, टैंक, नहर, है ना। और झील देखे तो तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं। महाराष्ट्र में देखें तो जल संरक्षण योजनाओं से संबंधित जो भी योजनाएं चल रही है, चाहे वो राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, तो उन योजनाओं में अव्वल राज्य अगर सबसे ज्यादा है तो वो कौन सा है? आपका महाराष्ट्र। ये डेटा आप सब याद रखना कि इस जो गणना हुई है नवीनतम और पहली गणना हुई है, इसके हिसाब से पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तालाब है, तमिलनाडु में सबसे अधिक झील है और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक है। और जल संरक्षण से संबंधित जो योजनाएं चल रही है उसमें अव्वल स्थान यानी प्रथम स्थान है वो किसका है? महाराष्ट्र का। क्लियर। अगला सवाल है जूस मिशन। इस मिशन का संबंध किससे है? किस ग्रह से है? तो शुक्र, बी आपका ऑप्शन है मंगल ग्रह, शनि ग्रह, सी आपका मंगल, डी आपका बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बृहस्पति, या उसके आसपास जो चंद्रमा है बृहस्पति के, उससे संबंधित जानकारी लेने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, उसने इस मिशन की शुरुआत की गई है। अब किया क्यों है मैंने आपको बता दिया कि बृहस्पति ग्रह और उसके जो बर्फीले चंद्रमा है उसका अध्ययन करने के लिए जुपिटर आईसी मून्स, जिसको शॉर्ट में बोला है जूस मिशन, इसकी शुरुआत हुई है। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि किस ग्रह से संबंधित है या किस स्पेस एजेंसी ने इस मिशन है इसको लॉन्च किया है। तो ये किसने? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, उसका मिशन है ये। अगला सवाल है प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, वो कब मनाया कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 12, सी आपका 21, डी आपका 30 अप्रैल। तो सबको पता होगा ये तो तैयारी करने वाले को कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। अप्रैल महीने में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डे आते हैं, वो हम सब देखेंगे इस क्लास में कि कौन कौन से दिवस कब मनाए जाते हैं। यहाँ बात चलिए सिविल सर्विस डे की, तो वो कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। क्लियर। भारत सरकार हर वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाती है। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी 1947 से, जब भारत स्वतंत्र हुआ था। जब से भारत के जो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने दिल्ली में जो भी प्रशिक्षु अधिकारी थे सिविल सेवा से के अधिकारी, उनको संबोधित किया था। तो इस वर्ष जो थीम है, जब से इसकी शुरुआत हुई 21 अप्रैल से हम सिविल सर्विस डे मनाते हैं। इस वर्ष जो सिविल सेवा दिवस मनाया गया उसकी थीम है एम्पावरिंग द सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल्स। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इसकी थीम भी याद रखनी है आपको, कब से इसकी शुरुआत हुई वो सब। अगला सवाल है गेलापागोस द्वीप। एक द्वीप है गेलापागोस, वो चर्चा में है। क्यों चर्चा में है ये, और ये कहां पर स्थित है? फिलीपींस, बी है आपका इक्वाडोर, सी आपका ऑस्ट्रेलिया और डी है इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर है जो गेलापागोस द्वीप है वो इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर का गेलापागोस द्वीप इस वजह से चर्चा में है कि यहाँ पर एक नई प्रवाल भित्ति है, उसकी खोज हुई है। कोरल रीफ है, उसकी खोज हुई है। जो ये गेलापागोस द्वीप जो इक्वाडोर में है। और ये जो प्रवाल भित्ति है ये क्या होती है? समुद्र के भीतर स्थित जो प्रवाल जीव है उनके द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टान है, वो होती है आपकी प्रवाल भित्ति।
और इसकी खोज कहाँ पर हुई है? गेलापागोस द्वीप में, अभी हाल फिलहाल में है, इस वजह से ये द्वीप है, ये चर्चा में है। अगला सवाल, पृथ्वी दिवस, हमने पृथ्वी दिवस भी मनाया है, तो इससे संबंधित सवाल पे आपको कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है, ये प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके। दूसरा, पहला पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था। तीसरा, पृथ्वी दिवस 2023 की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। अब आपको बताना है किसमें कौन सा कथन है वो सत्य है, सही कथन है। तो ए आपका केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, और डी आपका उपयुक्त सभी। तो जो पृथ्वी दिवस से संबंधित जो आपका ये स्टेटमेंट दी गई है, इसमें सब के सब स्टेटमेंट है वो सही है। यानी पृथ्वी दिवस 21 अप्रैल को, अभी मैंने क्या बताया आपको कि अप्रैल में बहुत इंपॉर्टेंट जो दिन है वो आते हैं। 21 को सिविल सेवा दिवस था, उससे अगले दिन 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं प्रत्येक वर्ष? जो पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अब ये भी सवाल आ सकता है कि जो अर्थ डे है पृथ्वी दिवस, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब से मनाया जा रहा है? तो 1970 से ये कंटिन्यू मनाया जा रहा है। और 2023 की जो थीम है वो इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट है। तो ये पृथ्वी दिवस से संबंधित आपके तीनों स्टेटमेंट है, ये सत्य है। क्लियर? अगला सवाल है, संगठन से समृद्धि, ये अभियान चलाया है अभी, इसका संबंध किस मंत्रालय से है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह या रक्षा मंत्रालय? इसका राइट आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय का है संगठन से समृद्धि अभियान, इसकी शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत क्या है कि जो ग्रामीण परिवारों की 10 करोड़ महिलाएं हैं उनको एकत्रित करना इसका उद्देश्य है। और जो वंचित ग्रामीण समुदाय हैं उनको DAY अनारलम यानी दीन दयाल अंत्योदय योजना, जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उसके लाभ से परिचित करवाना है ना। और 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं हैं उनको इस योजना के थ्रू संगठन से समृद्धि अभियान है इससे जोड़ना है। ये किसके मंत्रालय से संबंधित है? ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है ये संगठन से समृद्धि अभियान। अगला सवाल है, हक्की पक्की जनजाति, इस जनजाति का संबंध निम्न में किससे है? ये पूछा है सवाल में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा। तो ये कर्नाटक राज्य की अनुसूचित जनजाति है, हक्की पक्की समुदाय, ये ट्राइब है। अभी हाल ही में ये चर्चा में इस वजह से रही कि सूडान में जो चल रहा है युद्ध की स्थिति, जो गृह युद्ध की स्थिति चल रही है, उसमें हक्की पक्की जनजाति से संबंधित कुछ व्यक्ति थे, उनको भारत सरकार है वो भारत वापस लेकर आई है, तो इस वजह से ये जनजाति चर्चा में है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हक्की पक्की जनजाति मुख्यतः कहां पर, किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला सवाल है, हेलोपेल्टिस थीबोरा, हेलोपेल्टिस थीबोरा है, ये किस फसल से संबंधित बग है? इस बग का संबंध किस फसल से है? ए गेहूं, सरसों, कपास, या डी आपका चाय? तो इस हेलोपेल्टिस जो थीबोरा है इसका संबंध है चाय से। ठीक है, चाय में भी हाल ही में ये बग आया था, इस वजह से प्रोडक्शन है उसमें बहुत कमी हुई थी, तो भारत सरकार ने इससे संबंधित कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, इस वजह से ये चर्चा में है। इसको दूसरा नाम दे दे तो ये तो आपको पता ही चल जाएगा फिर, टी मस्कीटो बग है, इसके नाम से भी जाना जाता है, जो निम्न या फिर उच्च अक्षांश जहां भी ऊंचाई पर चाय बागान है वहां पर चाय के जो उत्पादन है उसको प्रभावित करता है ये बग, इस वजह से ये चर्चा में है, हेलोपेल्टिस थीबोरा बग। अगला सवाल है, स्टेट ऑफ बर्ड पॉपुलेशन, रिपोर्ट आई थी अभी, सबने ध्यान दिया होगा, स्टेट ऑफ रिपोर्ट ऑफ बर्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, इसकी किसके द्वारा, अंतरराष्ट्रीय संस्था है उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड बैंक, या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अनुसार अनुमान लगाया गया कि पूरे विश्व में भारत की जनसंख्या है वो सर्वाधिक है, और इसमें भारत की जनसंख्या का अनुमान भी 1.42 मिलियन होने का अनुमान लगाया। पिछले वर्ष की भारत की जनसंख्या में इसने ये अनुमान लगाया कि 1.56% की वृद्धि हुई है। यहाँ पर कुछ और डेटा है वो हम बाद में देखेंगे, अभी आपको ध्यान रखना है कि ये रिपोर्ट है वो किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। हाल ही में हुई थी एक डिजिटल हेल्थ समिट 2023, इस डिजिटल हेल्थ समिट का आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली,
बी आपका गोवा, सी कर्नाटक और डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है गोवा में ये समिट है, इसका आयोजन हुआ था डिजिटल हेल्थ समिट 2023। और किसने की थी? केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस समिट का आयोजन किया था और गोवा में इसका आयोजन हुआ था। प्रोजेक्ट वाणी है, उसका संबंध निम्न में किससे है? प्रोजेक्ट वाणी का संबंध गूगल, ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी एप्पल, डी टेस्ला। तो इसका राइट आंसर है कि गूगल इंडिया की एक पहल है प्रोजेक्ट वाणी, जिसके माध्यम से विभिन्न जिलों से विभिन्न राज्यों से कुछ जो भाषाएं हैं भी अलग अलग तरीके की, उन भाषाओं को रिसर्च करेगी और उससे संबंधित फिर एआई आधारित एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम है वो लॉन्च करेगी। तो ये देखो गूगल इंडिया ने प्रोजेक्ट वाणी पहल के लिए भारतीय जो विज्ञान संस्थान है बेंगलोर, इसके साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट है ये शुरू किया है और इसका उद्देश्य भारत के 773 जिलों में भाषा के नमूने एकत्र करेगी और फिर मशीन लर्निंग जो मॉडल है उसका निर्माण इसके थ्रू किया जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक तो इस प्रोजेक्ट वाणी का संबंध किससे है, दूसरा इसका उद्देश्य क्या है। क्लियर? अगला सवाल है प्रोजेक्ट एलिफेंट। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? प्रोजेक्ट टाइगर देखा था। आपकी सवाल क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर नहीं, प्रोजेक्ट एलिफेंट। उसकी शुरुआत कब हुई थी? ए 1970, बी 1990, सी आपका 1992 और डी आपका 1995। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1992 में। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई। अब क्यों पढ़ रहे हैं? इस वजह से क्योंकि इसके पूरे 30 साल है वो पूरे हो गए हैं। तो एक जो काजीरंगा असम में 30 साल पूर्ण हुए, तो असम के जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसमें गज उत्सव है उसका आयोजन किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट को पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1992 में एक केंद्र प्रवर्तित योजना के थ्रू उसको शुरू किया गया था। अब इस प्रोजेक्ट के पूर्ण 30 वर्ष पूर्ण होने पे जो असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसमें एक उत्सव है उसकी शुरुआत हुई है। क्लियर? अगला सवाल है एनुअल स्टेट रिपोर्ट 2022 आई है, उसके अनुसार ये देखा गया है कि बच्ची है, छात्राएं हैं, बच्ची है, उनकी ड्रॉप आउट रेट है उसमें राजस्थान की स्थिति क्या है? ठीक है, बच्चियों के स्कूल ड्रॉप आउट में राजस्थान का देश में स्थान है वो कौन सा है? ए पहला, बी द्वितीय, सी आपका तीसरा और डी आपका सातवां। तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय। यानी इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश भर में अगर हम बात करें 11 से 14 वर्ष तक की बच्चियों की बात करें तो स्कूल ड्रॉप आउट में पहले स्थान पर जो राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरे स्थान पे है वो राजस्थान है। ये कोई प्राउड की बात नहीं है, बहुत गलत बात है ये कि 11 से 14 वर्ष तक की बच्ची है वो स्कूल ड्रॉप आउट कर रही है, तो उसमें पूरे देश में राजस्थान जो राज्य है उसका दूसरा स्थान है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ऐसी क्या वजह है जिस वजह से बच्चियां हैं वो स्कूल ड्रॉप आउट हो रही है। तो उसमें ये बताया गया है कि एक तो स्कूलों की दूरी बहुत ज्यादा है, ठीक है, यानी घर से स्कूल है वो बहुत दूर है। एक जो भी स्कूल है उसमें पर्याप्त शौचालय नहीं है, इस वजह से बच्चियां हैं वो स्कूल छोड़ रही है। एक शिक्षक है उनकी कमी है बहुत ज्यादा। क्लियर? तो ये 3 वजह इस रिपोर्ट में बताई गई है, बाकी और वजह वो आप खुद सोचिए। अगर आरएस का यहाँ इंटरव्यू भी हो रहा है तो उसमें भी ये इस रिपोर्ट का संदर्भ देकर हमसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसी क्या वजह है जिस वजह से बच्चियां हैं वो स्कूल ड्रॉप आउट उनको रेट है उनकी राजस्थान राज्य पूरे देश में इस बात में दूसरे स्थान पर है। तो इसकी वजह क्या है? इन वजहों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, वो प्रयास कहाँ तक सफल हो रहे हैं, कौन उन प्रयासों में ऐसी क्या चुनौतियां आ रही है, ये सब ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो ये सवाल है, ये आपका खाली इसके लिए प्रीलिम्स के लिए नहीं है, आपकी मेंस, आपका इंटरव्यू, हर संदर्भ में इस पर आपको फुल रिसर्च की जरूरत है। क्लियर? अगला सवाल है हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया है PSLV C55। इसके जरिए किस देश के जो उपग्रह है वो लॉन्च किए गए हैं? इस पैटर्न के सवाल आरपीएससी बहुत बार पूछती है। तो म्यांमार, बी फ्रांस, सी सिंगापुर और डी आपका जापान। तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर के जो 2 उपग्रह है वो लॉन्च किए हैं, एक तो EOS-2 और इसका एक दूसरा उपग्रह है ल्यूमेलाइट 4। इन दोनों का संबंध किससे है? सिंगापुर से। और PSLV C55 के जरिए जो इसरो है उसने इनको लॉन्च किया है। क्लियर? अगला सवाल है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। मैंने आपको बताया कि अप्रैल महीने में बहुत सारे दिन आएंगे। सिविल सर्विस डे हमने देख लिया,
हमने पृथ्वी दिवस देख लिया। अब अगला नंबर है अपना राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ये कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, 24 अप्रैल या 27 अप्रैल? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल को पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर कुछ पुरस्कार हैं वो भी दिए जाते हैं, उनकी सूची भी देखना है। तो ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? क्योंकि 73वें संवैधानिक संशोधन हुआ था 1992 में। इस 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, इसकी याद में बनाया जाता है। यह दिवस संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 की याद में मनाया जाता है। और अगर वे इस आधार पे 73वें संविधान संशोधन के आधार पे पंचायती राज व्यवस्था है उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संविधान में भाग 9 और अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची इसके माध्यम से जोड़ी गई थी। और अगर वैसे बात करें तो कहां पर उल्लेख है? संविधान के भाग 4 में, यानी नीति निर्देशक तत्व है उसमें भी अनुच्छेद अगर 40 की बात की जाए तो वहां पर ग्राम पंचायतों की बात की गई है। ठीक है, अगर दिवस की बात की जाए तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो 24 अप्रैल को लागू हुआ था उसकी याद में पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो मनाया जाता है। इसके आधार पे आपको पता होगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था उसका प्रावधान किया गया है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। क्लियर? अगला सवाल है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI निम्न में से किससे संबंधित है? किस संस्था द्वारा इसको जारी किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक? तो ध्यान में रखना दोस्तों, विश्व बैंक है उससे संबंधित है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसके माध्यम से क्या करती है, कुछ मानक है, उस मानकों के माध्यम से इस रिपोर्ट है उसको तैयार किया जाता है ताकि ये देखा जाए कि इस व्यापार से संबंधित कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों को हम दूर कर सकते हैं। उनके आधार पर ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये तैयार की जाती है और एक बेंचमार्किंग उपकरण है जो देशों को व्यापार लॉजिस्टिक से संबंधित जो आने वाली चुनौतियां क्या है, अवसर क्या है, उनको पहचानने में ये मदद करती है। अगर वैसे देखें 2023 के हिसाब से तो 6 मानक थे, उनके आधार पर जो विभिन्न देश है उनको रैंकिंग दी गई है जिसमें पहला स्थान किसका है? सिंगापुर का। सिंगापुर इस LPI रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर है। और भारत की बात की जाए तो भारत का स्थान है दोस्तों 38वां, जो पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है। तो भारत की अगर आपसे रैंकिंग पूछ ले तो कौन सा है? 38वां। और विश्व बैंक इस रिपोर्ट को जारी करता है। व्यापार सुगमता यानी व्यापार में आने वाली चुनौतियां क्या क्या है या उनको किस तरीके से हम मौके में बदल सकते हैं, इस आधार पे 6 इंडेक्स होते हैं। 6 इंडेक्स के आधार पे इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर है, भारत इस रैंकिंग में काफी सुधार के साथ 48वें स्थान पर है। क्लियर? 38वां नोट की, 48वां 38वां। क्लियर? अगला है अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला कहां स्थित है? अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला भूटान, नेपाल, सी भारत, डी आपका है चीन। इसका राइट आंसर है नेपाल। अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला है वो नेपाल में स्थित है, एक चोटी है, उनकी एक श्रेणी है। ठीक है, अब आप ये पूछोगे ये तो ज्योग्राफी का सवाल है, तो अन्नपूर्णा जो पर्वत श्रृंखला है या और तरीके की श्रृंखला हम क्यों याद करें? ये याद इस वजह से करनी है कि एक भारतीय पर्वतारोही थे, वो इस अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला में गायब हो गए थे। ठीक है, फिर सरकार ने एक मिशन चलाया जिसके माध्यम से हालांकि उनको बचा लिया गया है, पर इस वजह से ये चर्चा में रही थी अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला, तो हमें इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये कहां पर स्थित पर्वत श्रृंखला है। तो विभिन्न चोटियों का एक समूह है और ये नेपाल में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। अगला सवाल क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा महर्षि, एक शब्द चर्चा में रहा था महर्षि, इनका संबंध किससे है? महर्षि का संबंध किससे है? मिलेट्स और अन्य प्राचीन अनाजों पर एक तरीके की अंतरराष्ट्रीय पहल है वो। बी वैदिक साहित्य पर अनुसंधान, डी योगा पर अंतरराष्ट्रीय पहल, और सी डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है मिलेट्स और अन्य प्राचीन अनाज, जो मोटा अनाज है उस पर अंतरराष्ट्रीय पहल है एक तरीके की। जो G20 का कृषि से संबंधित जो भी वैज्ञानिक थे उन्होंने इस पहल को शुरू किया है, नाम दिया उनको महर्षि। G20 के कृषि क्षेत्र के प्रमुख वैज्ञानिकों ने इसकी शुरुआत की है और इसका मुख्यालय भी इन्होंने बताया है कि हम स्थापित करेंगे कहां पर? भारतीय कदम अनुसंधान संस्थान जो हैदराबाद है उसमें इस पहल पर पूरा, जिसका नाम महर्षि है, जो मिलेट्स अन्य प्राचीन अनाजों पर एक तरीके के अंतरराष्ट्रीय पहल है,
G20 के माध्यम से इसको शुरू किया गया है। इस पर इस जो कदम अनुसंधान संस्थान हैदराबाद है इस पर रिसर्च किया जाएगा। क्लियर। अगला है पीएम मित्र पार्क। ये घोषणा की गई थी कि पीएम मित्र पार्क है वो स्थापित किए जाएंगे। अभी ये वह 7 राज्यों में इसकी स्थापना होगी और अभी उद्घाटन किया है। जो पहला का वो कहां पर है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल जो पार्क है वो स्थापित किया जाएगा। वस्त्र मंत्रालय की एक पहल है जिसके माध्यम से ये जो टेक्सटाइल पार्क है ये स्थापित किया जाएगा। पहला है अपना यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल क्या है, मिशन 50 के ईवी 4 ईसीओ का संबंध निम्न में किससे है? इस मिशन का संबंध किससे है? भारतीय रिजर्व बैंक का ये, या सेबी का, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास निगम जो सिडबी है उसकी एक पहल है जिसके माध्यम से 50 के इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उसके लिए एक आधारभूत संरचना है, उसका निर्माण इसके मिशन के माध्यम से किया जाएगा, है ना। एक इकोसिस्टम तैयार करेगा भारत, इसका उद्देश्य यही है। इसलिए भारतीय लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड ने इस मिशन की शुरुआत की गई है। अगर सिडबी की बात की जाए तो वो एक वैधानिक निकाय है। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। जो एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित जो भी है वित्त पोषण करना है, उनको आधारभूत संरचना के लिए, उनके विकास के लिए जो भी काम करता है तो वो काम कौन करता है? अपना सिडबी करता है एमएसएमई क्षेत्र के लिए। स्थापना 1990 में, एक वैधानिक निकाय और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सिडबी है वो काम करता है। अभी हाल ही में जो सिडबी है उसने 50 के इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईसीओ की शुरुआत की है जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करने के लिए इस मिशन को लॉन्च कर रहा है। क्लियर। अगला सवाल है चाबहार बंदरगाह। नाम बहुत सुना होगा, न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बहुत बार आए हैं। चाबहार बंदरगाह ये कहां पर स्थित है? ईरान, बी पाकिस्तान, सी आपका अफगानिस्तान और डी आपका म्यांमार। इसका राइट आंसर है ईरान। अब इस चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है, हम क्यों पढ़ते हैं? इस वजह से क्योंकि भारत इस चाबहार बंदरगाह है जो ईरान में स्थित है वहां पर इसकी स्थापना कर रहा है। चर्चा में इस वजह से रहता था, हमेशा से रहता है कि इसमें बहुत ज्यादा देरी कर रही है भारत सरकार। ठीक है, अभी भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समिति की एक बैठक हुई है, वो भी हुई है प्रथम बैठक मुंबई में। इस चाबहार बंदरगाह से संबंधित ये बैठक थी तो इसकी शुरुआत हुई है। तो आप ध्यान में रखना इसकी लोकेशन। अगला सवाल है सूडान। सूडान में अभी चल रहा है, सूडान में फंसे जो भारतीय है उनको बाहर निकालने के लिए एक अभियान की शुरुआत की। आज के न्यूज़पेपर में मुख्य खबर यही है। तो उस अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन ब्लू स्टार या ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसका राइट आंसर है ऑपरेशन कावेरी। सूडान में गृह युद्ध चल रहा है, वहां का एक स्पेशल फोर्स है और वहां की सेना है, उनके बीच में युद्ध चल रहा है बहुत 15-20 दिनों से। तो वहां पर जो फंसे हुए भारतीय उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन की शुरुआत की है, उसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। क्लियर। अब ये कि भारतीय हैं वो सूडान में जाते क्यों हैं? अगर ये सवाल आपके दिमाग में, सूडान एक तेल, वहां बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है तेल से, तो उस तेल क्षेत्र के लिए जो ओएनजी से संबंधित हमारे जो भी कार्मिक हैं, पेशेवर हैं, वो वहां पर जाते हैं। ठीक है, तो उनको निकालने के लिए और सुरक्षित भारत वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी है, उसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई है। अब कुछ और हाल फिलहाल में, ऐसे तो बहुत सारे ऑपरेशन चलते हैं पर हाल फिलहाल में अगर चर्चा में रहे तो एक तो था अपना ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा रूस और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा था पिछले दिनों, तो यूक्रेन में फंसे हुए जो भारतीय थे उनको बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन को लॉन्च किया था, उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। तो आपके ध्यान में रखना है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी हेतु का अभियान था, उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात अगर आपसे कोई पूछ ले तो अफगानिस्तान में तालिबान था, तो तालिबान ने कब्जा किया था, तो उस तालिबान प्रभावित जो अफगानिस्तान है वहां से भारतीयों की सुरक्षित निकासी के लिए एक अभियान की शुरुआत की थी, उसका नाम दिया था ऑपरेशन देवी शक्ति। क्लियर। अगला सवाल है, हाल ही में किसे राजस्थान उच्च न्यायालय का 41वां, ध्यान देना इसमें, 41वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? किसे? ए आपका जस्टिस पंकज मित्तल, बी जस्टिस मानिंदर मोहन श्रीवास्तव, सी जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसी और डी आपका जस्टिस पी.एन. सिंघल। तो इसका राइट आंसर होगा जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसी है। पर ध्यान में क्या रखना है आपको? 41वां,
हो सकता है आपका पेपर हो, जब तक यहाँ मैं लिख दूं कि हाल ही में किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो नियुक्त किया गया है, तो अभी तो ऑगस्टाइन है, जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है उनको, पर ध्यान में ये रखना है कि हो सकता है आपका पेपर हो, जब तक इनको हटा के 42 में बन जाए, तो आपको एक सीरीज थोड़ा दिमाग में रखना है हाल फिलहाल वाली, ठीक है। तो वो जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश है, वो नियुक्त किए गए हैं। अगर कुछ फैक्ट पे चर्चा की जाए तो जो पहला राजस्थान मुख्य जो उच्च न्यायालय उनके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, श्री कमलकांत वर्मा जी थे, वो राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वाधिक लंबी अवधि तक कोई मुख्य न्यायाधीश रहे वो कौन से थे, श्री कैलाशनाथ वांचू थे वो। अब तक कितने 40 मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जब तो 41 में उनकी नियुक्ति हुई है ना, 40 मुख्य न्यायाधीश है। अब 41वें मुख्य न्यायाधीश याद रखना है मिस्टर जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा। 40वें मुख्य न्यायाधीश थे पंकज मित्तल जी, जस्टिस पंकज मित्तल। इनको सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त कर दिया गया था, इस वजह से वैकेंट हो गई थी, तो 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। इसके अलावा पंकज मित्तल के बाद कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश मिस्टर जस्टिस मानिंदर मोहन श्रीवास्तव रहे कुछ दिन, ये कार्यवाही करे पंकज मित्तल के बाद। इसके अलावा जो पहल अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ध्यान देना, आपके सवाल किस पैटर्न में आते हैं कि ये जो 40वें मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल जी, इनको क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। तो अब आपसे ये सवाल आएगा कि इसे कितने अपने न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश है जिनको सर्वोच्च न्यायालय भेज दिया गया है। तो ये सवाल आपको पहल अकेडमी के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर पूरी लिस्ट दी हुई है, तो आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। क्लियर। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चित रहा है एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव, उसका आयोजन हुआ है। तो आयोजन कहां पर हुआ है, किससे संबंधित है ये समिट, वो सब देखेंगे। तो जो एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन ए बेंगलोर, बी नई दिल्ली, सी जयपुर, डी आपका कोची, इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में भी है। और किसने किया है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस जो समिट है इसका आयोजन किया है, किसके उन्मूलन के लिए, मलेरिया उन्मूलन से संबंधित ये कॉन्क्लेव है ये आयोजित हुई है। आपको ध्यान में रखना है किस रोग से संबंधित है, ये भी सवाल आ सकता है। तो जो एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव है वो मलेरिया उन्मूलन से संबंधित एशिया पैसिफिक जो कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया गया है। दो पैटर्न के सवाल बनते हैं इसमें से, इस तो किस रोग से संबंधित है या इस समिट का आयोजन कहां पर किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। उद्देश्य क्या है, 2030 तक हमका मलेरिया उन्मूलन करना है पूरी तरीके से, तो राजनीतिक प्रतिबद्धता हमको दिखानी है, तो इस वजह से इसका आयोजन किया गया है। कब तक मलेरिया उन्मूलन करना है हमको, 2030 तक। और प्रति वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस है वो मनाया जाता है। क्लियर। तो ये कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, उसका उद्देश्य क्या था, मलेरिया जो दिवस है विश्व मलेरिया दिवस वो कब मनाया जाता है वो सब हमने देखा। अगला और लास्ट सवाल है आपका, भारत की पहली वाटर मेट्रो चली है, पेपर में बहुत आया था, ये परियोजना कहां पर चली है, तो वाटर मेट्रो परियोजना कहां लॉन्च की गई है, बेंगलोर, कोची, मुंबई या फिर विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर है दोस्तों कोची में, केरल का शहर है कोची। तो इसके आसपास लगभग 10 छोटे द्वीप हैं, उनको जोड़ने वाली देश की पहली जल मेट्रो है, वाटर मेट्रो यानी जल मेट्रो, इसकी शुरुआत की गई है कहां पर, कोची शहर से की गई है, ताकि आसपास के वहां छोटे छोटे जो द्वीप है वहां उनको कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। ये थी आपकी भारत की पहली वाटर मेट्रो। ओके दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कंटिन्यू करंट अफेयर है वो देखना है तो पीछे की जो आप पहल अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर प्ले लिस्ट में करंट अफेयर की क्लासेज या अदर जो भी आपको देखनी है तो वो आप वहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।